सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो ऐप पे जाके आप ले सकते हैं नोट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। और आज का जो टॉपिक है आपका, वो है आपका गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। सरकार होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे सरकार काम करती है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका और इंटरेस्टिंग भी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एक आसान भाषा में, क्योंकि हमारा टैग ही यही है, आसान भाषा में, है ना। क्योंकि जो भी चीजें हम सीखते हैं समझते हैं वो आसान भाषा में सीखते हैं। जो किताब है, किताब तो भाई सभी पढ़ सकते हैं, किताब आप लोगों के पास होगी, खुद से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्लास करने का मकसद यही है ना कि आसानी से चीजें समझ में आ जाएं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएं। तो इसलिए मैं कहता हूँ आसान भाषा में। तो बच्चों वाली तरह मैं आपको समझाता हूँ, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से ही समझेंगे। तो सरकार क्या है आपकी, ये समझते हैं सबसे पहले। व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होती क्या है आपकी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी एक बार मैं आपके कमेंट पे नजर डाल लूं, कभी किसी ने कुछ सवाल पूछा हो तो उसके बारे में देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी, केवल आपकी मैराथन क्लास देख के ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है सीटेट, रश्मि तिवारी। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम्म। गुड इवनिंग सर जी, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। ओके, ठीक है। चलिए, ओके हैं सब, रेडी हैं। चलो बढ़िया। चलो वीडियो को लाइक भी कर दो, जितने लोग जुड़ चुके हैं और लाइव आ चुके हैं, और अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो को लाइक कर दो। देखो सरकार क्या है, यहाँ पे बेसिकली इस तरह से ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में जो होता है वो बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में चीजें होती हैं, क्योंकि बच्चों को समझाना है और आपको भी सेम चीज ही समझनी है। क्योंकि आप जब सीटेट का जो एग्जाम है ना, वो डिटेल्ड वाला ही है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा या आपने सीटेट का पेपर दिया है, तो उसमें ऐसे फैक्ट नहीं आते कि एक शब्द का उत्तर होता है। उसमें जो उत्तर होता है वो आपकी लाइनें लिखी हुई होती हैं। सीटेट में हमेशा ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जैसे कभी कभी तो कथन ए आ जाएगा, कथन आर आ जाएगा, अब दोनों में से सही कौन सा है वो बताओ। या फिर अगर ऑप्शन भी बनेंगे तो ऑप्शन भी लंबे लंबे बनते हैं, है ना, छोटे ऑप्शन नहीं बनते, आपको पूरी लाइन ही याद रखनी पड़ती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। लेकिन उसको इजी करेंगे, दैनिक जीवन से जोड़ करके समझेंगे। सरकार क्या है, देखो आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। सुना क्या, हमेशा हर रोज कहीं ना कहीं एक बार तो आप सरकार का जिक्र सुनते ही हो। यार सरकार ने बड़ी बेरोजगारी फैला रखी है, सरकार जॉब नहीं निकाल रही है, शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रही सरकार, ये सरकार बेकार है, ये निकम्मी है, ये सरकार ने कुछ नहीं किया। इस वाली सरकार ने जो है सड़क बना दी, देखो इस वाली सरकार ने जो है हमारे घर गांव में जो है राशन बंटवाया है, ये सरकार बहुत अच्छी है। यार महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार हमसे इतना ज्यादा टैक्स क्यों लेती है ना। तो दुनिया भर की बातें आप सरकार के बारे में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में सरकार कौन है, क्या है सरकार। तो सिर्फ दिमाग में एक चेहरा होता है। अगर गांव का आदमी बोल रहा है तो सरकार किसको कह रहा है, प्रधान को कह रहा है, वो अपने गांव के, कि ये प्रधान गांव की सड़क नहीं बनाता, गारा हो रहा है, कचरा हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, बारिश का मौसम है इस समय पे और आपसे निकला नहीं जा रहा घर से। तो किसको कहेंगे आप, यही गांव के प्रधान को, यही आपके लिए सरकार है। अगर आप बड़े लेवल पे सोच रहे होंगे तो अपना डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बोल देंगे कि हमारा डीएम वगैरह ये नहीं कर रहा, हमारा ये नहीं, हमारे कुछ अब अपने जिले में ये काम नहीं हुआ, या मुख्यमंत्री को बोल देंगे, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री को, कि प्रधानमंत्री ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो सरकार के हर किसी के दिमाग में अलग अलग एक कॉन्सेप्ट बना होता है। भाई एजुकेशनल आपके स्तर पे से भी डिपेंड करता है, भाई कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसको नहीं पता सरकार कैसे काम करती है। वो किसी एक नेता को, जिसको वो जानता होगा, उसे ही समझेगा कि भाई प्रधानमंत्री ये है या मुख्यमंत्री ये है, तो उसी को कहेगा कि ये आदमी ऐसा काम नहीं कर रहा। बाकी की सिस्टम क्या है वो उसको नहीं पता। तो सरकार के अलग अलग मायने हैं अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए अलग मायने नहीं होने चाहिए। आपको क्या, आपको जो है संविधान के और आपको एकदम सिस्टम जो रियल सिस्टम है उसके हिसाब से आपको जानना है। तो क्या है सरकार, देखो ये चीजें अलग अलग तरह से सरकार हो, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्र सरकार के बीच में क्या अंतर है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। चलिए फिर पता लगाते हैं कि अंतर क्या है इनमें और कैसे जो है हम चीजों को समझेंगे। हमारे जीवन में सरकार महत्वपूर्ण है, ये बात तो आप मानते हैं। सरकार क्या करती है और निर्णय कैसे लेती है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे सरकार काम करती है और कैसे निर्णय लेती है। और उसमें हमारी सहभागिता क्या है, आम जनता की भी तो सहभागिता है ना सरकार में, है ना। लोकतंत्र का तो मतलब ही यही होता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया, जनता के लिए चुना गया, है ना। तो वही लोकतंत्र है। चलिए अब आगे देखेंगे कि एक्चुअल में इसका क्या है मतलब। देखो हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए और काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है ना। सरकार, गवर्नमेंट, जिसको एक सिस्टम कह सकते हैं आप। जो सरकार है ना वो एक तरह का सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम कैसे बना है उसको ही समझेंगे हम।
ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं आपके। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, कहाँ पर जरूरत है इसकी, बहुत ज्यादा महंगी कोई चीज हो रही है तो उसके दाम कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी सरकार करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना, है ना। तो ये सारे काम भी सरकार करती है। सरकार के अलग अलग काम है, कुछ बड़े लेवल पे होते हैं, कुछ छोटे लेवल पे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। भाई अपने देश की सीमाओं की रक्षा भी तो सरकार ही करेगी, वरना अगर सरकार ना हो तो आम जनता बिना किसी सिस्टम के जाके बॉर्डर पे तो नहीं खड़ी हो जाएगी, है ना। फिर दूसरे देश वाले हमला कर देंगे। तो दूसरे देश के साथ में उनसे बचाना भी है और उनके साथ में एक रिलेशन भी बनाना है, जिसको इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहते हैं। अगर दूसरे देश से आपका रिलेशन नहीं हुआ तो फिर वो आपको लूटने के चक्कर में आ जाएंगे या आपको मारने आ जाएंगे। तो एक रिलेशन भी बना के रखना है और आपकी सुरक्षा भी करनी है। और इंटरनली अंदर भी लोगों की जीवन की आपूर्ति, लोगों को खाना मिले, हमारी जनता को हॉस्पिटल मिल जाए, उनको पढ़ने लिखने के साधन मिल जाए, वो सारी सुविधाएं भी आपका कौन कराएगा? गवर्नमेंट कराएगी। ठीक है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी है और दूसरे देशों के साथ में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिल जाएं उनको। ये भी जिम्मेदारी सरकार की है ना। यहाँ तक की बातें क्लियर है आपकी? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हो? ये मालूम है दीक्षा जी। ठीक है। आगे देखते हैं। जब प्राकृतिक विपदा आती है, जैसे कि कोई भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इस प्रकार की चीजें आती हैं ना, सुनामी, भूकंप या कोई बाढ़ आ जाती है, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय मतलब कोर्ट, कोर्ट में जाते हैं ना। तो कोर्ट जो है, जो न्यायालय है, वो भी सरकार का ही एक अंग है, यानी कि हिस्सा है। शायद आपको ये जानकर अचरज होगा, अचरज मतलब आश्चर्य होगा, कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर लेती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, जिसे जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है और जो सब पर लागू हो सके। उदाहरण के लिए साधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत है होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है, नियम बनाती है और निर्णय लेती है, और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों के पर उन्हें लागू करती है। यानी कि ये सवाल कि सरकार इतने सारे लोगों पर या इतने सारे काम जो है वो अकेले सरकार कैसे करेगी? तो सरकार क्या है? एक तरह का सिस्टम है। यानी कि सबसे ऊपर एक राजा बैठा हुआ है, जो आजकल राजा नहीं, नेता होता है ना, आजकल राजा नहीं होता। उसके नीचे क्या होता है? उसके दो तीन चार लोग जो होते हैं और होते हैं आपके, है ना। ये उसके मान लीजिए और छोटे लेवल पे उसके, जिनसे वो डिस्कशन करेगा कि देश में क्या करना है। अब इन लोगों के अंदर जो है, इन लोगों के अंदर और जो है कई प्रकार के लोग बैठे होंगे, है ना। इन लोगों के अंदर और कई तरह के लोग बैठे होंगे। फिर इनके नीचे और बैठे होंगे। अब यहाँ से इस आदमी के नीचे और बैठे हैं। तो एक तरह का सिस्टम फैला हुआ है ऊपर से नीचे तक। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री है, के बाद प्रधानमंत्री पूरे देश का है। राज्यों की बात करेंगे तो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। अब ये मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से डिस्कशन करने के बाद ही फैसले लेते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से ले सकती है, लेकिन संविधान के अंदर रहकर, है ना। लेकिन स्वतंत्र ले सकती है वो प्रधानमंत्री से बिना पूछे भी निर्णय ले सकती है कि मेरे को जो है मान लीजिए पुलिस भर्ती करवानी है अपने राज्य में, तो इसके लिए उसको केंद्र सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, इसके लिए प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री अपने आप से ही उसकी वैकेंसी निकाल सकता है। तो ये अधिकार उसका खुद का है। उसके बाद जब ये मान लीजिए मुख्यमंत्री ने ये आदेश दे दिया कि भाई आप पुलिस की वैकेंसी निकालो, हमारे राज्य को जरूरत है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री खुद जाके वैकेंसी की भर्ती कर रहा है, या खुद जाके जो है लेटर लिख रहा है, या खुद जाके प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है? नहीं। उसके नीचे और लोग बैठे हैं, उसने एक कमेटी बनाई जिसको आयोग कहते हैं। उसमें कुछ सदस्य होंगे, 15-20 सदस्य, वो लोग जो है इकट्ठा होके सारी चीजों का कामकाज संभालेंगे। फिर उनके नीचे और लोग होंगे जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, स्कूलों में जा जाके सब जगह जाके ड्यूटी देंगे, एग्जाम पेपर करवाएंगे, उनका देखभाल भी करेंगे, बहुत सारी तरीके से इस तरह से। तो एक पूरा सिस्टम होता है और एक कानून बना होता है, नियम बने होते हैं। बिना नियम के कोई सरकार नहीं चल सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी नियम। नियम अगर नहीं बनेंगे, कानून अगर नहीं होगा, तो आपकी बिखर जाएगी आपकी सरकार, है ना। आपका सिस्टम बिखर जाएगा। जैसे एक परिवार होता है, छोटा सा आपका परिवार है, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन होते हैं सब। उसमें क्या होता है? एक मुखिया होता है,
जो सबका ख्याल रखता है और सबके बारे में निर्णय लेता है। और कुछ नियम बने होते हैं सभी परिवार वालों के लिए, खुद के लिए भी उसके, कि भाई हमारे परिवार की ये नियम है कि इससे बाहर आप नहीं जाएँगे। ये नियम सभी को फ़ॉलो करने हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बता के जाओगे। पैसे खर्च करने हैं आपको तो घर से पूछ करके खर्च करोगे कितना खर्च करना है। तो वो कुछ नियम बना दिए जाते हैं घर में। उसी प्रकार से बड़े लेवल पे सोचोगे तो देश में भी इस तरह के नियम होते हैं जो सरकार लागू करती है। ठीक है? इतनी बात क्लियर है यहाँ तक की? चलिए आगे देखेंगे। अब देखो सरकार के स्तर जो हम बात कर रहे थे कि सरकार सबसे ऊपर बैठी है केंद्र में, फिर उसके बाद राज्य में, फिर उसके बाद में जिलों में या गाँव में, है ना? तो शहरों में, तो इस प्रकार से जो है हमने इसको 3 स्तर पे बाँटा हुआ है। सरकार को 3 श्रेणी में बाँटा हुआ है। किस-किस तरह से है देखो। सरकार कितनी सारी अलग-अलग चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, ये तो आप सोच सकते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि सरकार ये इंतज़ाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग-अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। 3 तरह से काम करती है। पहला स्तर होता है स्थानीय स्तर, इसका मतलब होता है आपका गाँव, शहर या मोहल्ला, जिस जगह पे आप रहते हैं आपका शहर हो सकता है जिसमें नगर निगम होगा या आपका गाँव हो सकता है जिसमें पंचायत हो गई, है ना? तो गाँव हो सकता है, आपका कॉलोनी हो सकती है या अगर बड़े शहर में आप रहते हैं तो उसमें आपके वार्ड बने होते हैं। छोटे-छोटे स्तर पे ये इतना मान सकते हो कि जिला स्तर पे आपके जो जिला स्तर के होते हैं वो स्थानीय सरकार में आती है या आपके जो मंडल होते हैं वो भी स्थानीय सरकार के अंदर ही आ जाते हैं आपके। उसके बाद जो पूरा राज्य है, उस राज्य की सीमाओं के अंदर जितने काम हो रहे हैं वो आपका राज्य स्तर हो जाएगा, है ना? आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या है राज्य स्तर पे काम करती है ना? बिहार सरकार राज्य स्तर पे काम करती है। उसी प्रकार से आपका हरियाणा सरकार राज्य स्तर पे काम करेगी। तो ये क्या है किसी आपका किसी एक राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री के बाद में जो चीज़ें हैं, एक राज्य की जो सीमा है उसके अंदर जितने भी निर्णय होंगे वो आपके राज्य सरकार। उसके बाद आता है राष्ट्रीय स्तर जो पूरे देश के बारे में पूरे देश के। इसका संबंध जो है वो पूरे देश से होता है यानी कि पूरे देश में आपके क्या कानून लागू होगा, देश की आर्थिक बजट क्या है, देश में कौन-सी सुविधाएँ उपलब्ध करानी है और उसके फैसले कैसे लेने हैं। अगर किसी दूसरे देश के साथ में कोई संबंध बढ़ाना बनाना है या व्यापार करना है, मान लीजिए हमें चाइना से कोई चीज़ खरीदनी हो, मान लीजिए मोबाइल खरीदने हैं हमें, है ना? तो हमें जो ये खरीदारी होगी ये केंद्र सरकार की होगी, ये राज्य सरकार की नहीं होगी। राज्य सरकार डायरेक्टली किसी दूसरे देश से बिज़नेस नहीं कर सकती। राज्य सरकार डायरेक्टली किसी दूसरे देश से जाके बिज़नेस नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि केरल कहे कि पाकिस्तान से मुझे खजूर खरीदनी है और मैं खरीद के लाऊँ, ऐसा नहीं कर सकते। ये पूरे देश के लिए केंद्र सरकार ही डिसीज़न लेगी कि आपको दूसरे देश से मँगाना है या नहीं मँगाना है। अगर एक ही राज्य को ज़रूरत है, तो वो राज्य किससे कहेगा? दिल्ली आकर के केंद्र सरकार से कहेगा वो राज्य कि भाई उसका मुख्यमंत्री है, उसके कर्ता-धर्ता कि हमें इस चीज़ की डिमांड है जो कि उस देश में अवेलेबल है, वहाँ से हम मँगाना चाहते हैं, अब हमें इसकी इजाज़त दी जाए। तो केंद्र सरकार ही व्यापार करवाएगी उसका वहाँ से मँगाने का, उसको इजाज़त देगी, तब जाके वो उस राज्य में पहुँचेगा। राज्य डायरेक्टली दूसरे देश से कुछ भी बिज़नेस या कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये राज्य स्तर पे हो गया, स्थानीय हो गया, राज्य हो गया और राष्ट्रीय, 3 प्रकार से आपको ये बात समझ में आ गई है यहाँ तक की? चलिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही है आपको? यस लिख दो एक बार कमेंट में। सर डेली करवाओ एसएसटी क्लास, डेली होगी अब आपकी। गुरुजी यूपी में क्यों नहीं दे रहे वैकेंसी? यार ये तो उन्हीं से पूछो, अब मैं कोशिश तो जारी है हमारी। अभी भी कोशिश की थी, अभी और करेंगे, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं आगे क्या होगा। अभी कुछ कन्फर्म नहीं बता सकते। हुँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सरकार और कानून, कानून जो होते हैं, जो आपके नियम हैं, तो सरकार का कानून से क्या संबंध है वो देखो। सरकार आपकी कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल वही यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। केवल कानून ही वो तरीका है जिसके द्वारा पूरे देश को सँभाला जा सकता है। अगर कानून नहीं होंगे तो फिर कोई आदमी किसी की इज़्ज़त नहीं करेगा, किसी से कोई जो है मतलब ये है कि फिर लेन-देन का मामला खत्म हो जाएगा, जो ताकतवर है वो छीन के खाएगा और गरीब आदमी पिटेगा। सिंपल भाषा में यही होना है ना? तो कानून ही है जो रोक के रखता है कि भई दूसरों के साथ में अगर आप ताकतवर हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकते। उसका अपना अधिकार है, आपका अपना अधिकार है, सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। तो ये कानून है जो सरकार चला रहा है। ठीक है? सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य किया जाए।
कानून बनाया, लेकिन फिर कानून का पालन करवाना भी तो है। मान लीजिए एक कानून बनाया कि चोरी करना गलत होता है, चोरी करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, ये कानून है। लेकिन अगर लोग ना माने तो फिर उसको उसकी सजा दी जाती है, पुलिस है उसके लिए डंडा लगाने के लिए। तो कानून मानने के लिए बाध्य करने के लिए भी बाध्य भी किया जाएगा, तो उसके लिए दंड बनाए जाते हैं, सजा बनाई जाती है। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी गाड़ी है चलाने वाले के पास जो है लाइसेंस होना जरूरी है। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये जो है कानून को पालन करवाने के लिए भी जबरदस्ती करनी पड़ती है। कानून ऐसे बना दिया तो आम पब्लिक मानेगी नहीं उसको डायरेक्टली। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उससे मानना क्यों जरूरी है। अब आप खुद ही, मतलब ये आपसे ही पूछ रहा है, एक सवाल एनसीईआरटी बच्चों से पूछ रहा है कि आप, जैसे कि इसने एक उदाहरण दे दिया आपका लाइसेंस वाला, तो इसी तरह से आप कोई उदाहरण लो कि ये कानून मानना सभी के लिए क्यों जरूरी है ना। तो ये कोई भी एक उदाहरण आप ले सकते हैं। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। यानी कि अगर कानून बना दिए हैं और सरकार उसको कहती है कि सभी लोगों को पालन करना है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उस कानून का पालन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, तो आप भी कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि भाई ये वाला काम मेरा नहीं हो रहा है ना। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको आपके धर्म या जाति के आधार पे कोई नौकरी नहीं दी जा रही है ना। मान लीजिए प्राइवेटली भी, अगर प्राइवेट कंपनी में भी या किसी सरकारी कंपनी में भी अगर आप जॉब के लिए जाते हैं और आपको इस वजह से कि आप निचली जाति के हैं या आपकी दूसरी जाति है या आपका दूसरा धर्म है और आपको जॉब नहीं मिलती, जबकि आप उसके लायक हैं, आप स्किल बेस्ड उसके लायक हैं जॉब के, फिर भी आपको जॉब नहीं दी जा रही, तो आप जो है कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि मेरे को जो है इस आधार पे जो है मेरे साथ भेदभाव हो रहा है और मेरे को जो है ये जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो अधिकार सबको है, ये इस आधार पे जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति का जो नागरिकता का अधिकार है वो सबका बराबर है। तो ये इसमें जो है आप, न्यायालय आदेश देगा फिर उसके बाद में, है ना। न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है, तो ये आप न्यायालय में जाके इसकी सुनवाई करवा सकते हैं। अब सरकार के प्रकार की बात करते हैं, सरकार किस प्रकार की होती है। मोस्टली दो ही प्रकार की सरकार है। जो कौन कौन सी है आपकी, एक तो लोकतंत्र है, एक राजतंत्र है। कैसे काम करता है देखो। ये तो यहाँ तो आप समझ ही गए, सरकार को निर्णय लेने के लिए और कानूनों का पालन करवाने यानी कि उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है। देखो, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की उस देश में कैसी सरकार है। जैसे कि एक सरकार होती है लोकतंत्र आपकी, जो कि हमारे भारत देश में भी है। लोकतंत्र में क्या होता है आपका, वही समझाने की कोशिश में करेंगे। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि ऐसा लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। यानी कि अगर सरकार, जैसे लोकतंत्र की सरकार है, इस टाइम पे मुख्यमंत्री चुना आपने, प्रधानमंत्री चुना आपने, और वो अगर कोई निर्णय लेते हैं या कोई नया कानून पारित करते हैं, तो जनता उनसे जवाब मांग सकती है कि अगर इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, और इस कानून को बनाने में जो आपका बजट है, जो पैसे लग रहे हैं, वो कितने हैं। क्योंकि जो पैसे हैं वो भी जनता के ही हैं, सरकार का इसमें कुछ भी नहीं होता। जो आपका बजट लगेगा, मान लीजिए सरकार अगर कोई निर्णय लेना चाहती है कि हम जो है एक डाम बनाना चाहते हैं इस जगह पे, इस जंगल में या इस नहर के ऊपर, तो उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, उससे कितने लोगों का नुकसान होगा। अगर वहां पे लोग रहते हैं तो वो जब अपना वहां से हटाएंगे उनको, तो उनको दूसरा घर दिया जाएगा। तो वो बजट भी और कितना खर्च है, वो सारी चीजें, उसका बायोडाटा जो है पब्लिकली इनको रिलीज करना पड़ता है। लोकतंत्र में सरकार रिलीज करेगी, हर व्यक्ति के पास वो डाटा जाएगा। हालांकि आम जनता उस डाटा को पढ़ती नहीं है, लेकिन ये बजट जो है वो रिलीज होता है। किसी भी छोटे से छोटे काम की भी सूचना दी जाती है, और ये आपको अधिकार भी है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपको अधिकार है कि आप जान सकते हैं जिस बारे में भी आप जानना चाहते हैं। तो आप जो है अपना अधिकार जान सकते हैं, लिख करके पर्ची भेजो और वहां से आएगा जवाब आपका। तो जवाब, जनता को जवाब देना पड़ता है। लोकतंत्र में क्या है, सरकार को, जनता को जवाब देना पड़ता है। सरकार जवाब देगी अगर कोई भी कदम उठा रही है, कोई भी काम कर रही है। इसमें जनता के द्वारा ही नेता चुना जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसको कहते हैं राजतंत्र। ये राजतंत्रीय सरकार, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसे वह भिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है उनसे। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है, किसके, राजा या रानी के।
लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपना निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। राजा रानी को जनता को कोई सफाई नहीं देनी। अगर उसने कह दिया कि टैक्स जो है वो 20% से हटा के 50% टैक्स कर दो, तो जनता उससे कुछ नहीं पूछ सकती। अब जनता को 50% ही टैक्स देना पड़ेगा। राजा रानी का जो निर्णय होता है वो एकदम पत्थर की लकीर होता है। उसके बाद में कोई व्यक्ति जो है उनसे जवाब नहीं मांग सकता, और अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो उसको जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाता है या उसको कोई और सजा दी जाती है। तो राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में आप चुनते भी नहीं है कि राजा कौन बनेगा। जो राजा है उसके जो संतान होगी आनुवंशिक रूप से वही राजा बन जाएगी, और जनता में से कोई भी व्यक्ति वहां जाके राजा नहीं बन सकता। तो राजा में मेन बात ये होती है राजतंत्र में, कि जो नेता है वो सत्तावादी होता है, और वो एकदम प्रभुत्ववादी, कि मैं ही हूँ जो कुछ हो, मैं ही सरकार चलाऊंगा, मैं ही निर्णय लूंगा, जो पैसा खर्च करना है मुझे मैं करूंगा। चाहे वो अपने राज्य से पैसा कमा करके अपनी बेटी की शादी दूसरे राज्य में कर रहा है, आधी दौलत उसको दे दी दूसरे राज्य को। अब वो राज्य अमीर हो गया, तुम ही गरीब हो, वो आके तुम पे अटैक मार देगा। चाहे जनता इसमें कुछ नहीं पूछ सकती, जनता सिर्फ अपना जिंदगी जी रही है, चाहे वो राजा खुशी से जिवा ले या दुख से जिवा ले, जनता इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो राजतंत्र बहुत गलत चीज है। लोकतंत्र ही बेस्ट है आज के जमाने में। पहले राजतंत्र हुआ करता था, लोकतंत्र अब ज्यादा अच्छा हो गया आपका, ठीक है। लेकिन इसमें यह होता है राजतंत्र में कि सारे राजा या सारे रानी खराब नहीं होते। कुछ अच्छे भी होते हैं जो अपने जनता का भला करते हैं, कुछ क्या काफी अच्छे होते हैं। होते आजकल भी हैं कई जगहों पे राजा रानी, पहले ज्यादा हुआ करते थे, है ना। आजकल ज्यादातर देशों में लोकतंत्र हो गया है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के लिए 2 कारण दे सकते हैं। तो सहमत हैं, हाँ भाई बिल्कुल, है ना। क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि कोई कानून क्यों बन रहा है तो वो तो हमारा ही नुकसान करवा देगा। जैसे अभी किसान आंदोलन चला था अभी कुछ दिन पहले, किसान कानून बनाया उन्होंने, तो उससे क्या है, लोगों को, किसानों को नुकसान हो रहा था। किसानों ने उससे जवाब मांगा कि भाई ये कानून क्यों बना रहे हो। अब उन्होंने जो भी निर्णय दिया अपना कि हम ये इसलिए बना रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें ये चाहिए ही नहीं आपका। भाई हम जैसे काम चल रहा है हमारा हमारा चलने दो, ठीक चल रहा है। आपके इस कानून की हमें जरूरत नहीं है, तो वो कानून खत्म करना पड़ा सरकार को, तो वो खत्म हुआ बाद में, है ना। इस तरह से जो है ये कहानी आपकी चलती है। चलिए आगे देखेंगे। एक बार आपकी कमेंट भी देख लेता हूँ। राजा का राजकुमार जी, कोई बात नहीं, अच्छे से मेहनत कीजिए। राजा का बेटा राजा, राजतंत्र। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीजें यहाँ तक की आपको? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, है ना। ये उसका डायलॉग था, ऋतिक रोशन का, है ना, जो हकदार होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, है ना। हाँ, क्योंकि अब लोकतंत्र है। राजतंत्र में ये ऋतिक रोशन भी नहीं बोल सकता था। अगर राजतंत्र होता तो नहीं बोल सकता था, अब बोल सकता है ना। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है, जो कि आप सबको पता ही है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात यह है कि नेता आप अपनी मर्जी से चुनते हैं, और अगर आपको ये लगे कि नेता अच्छा नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। ये भी जनता के पास ही ये ताकत होती है कि आप नेता को हटा भी सकते हैं, दोबारा से नेता चुन सकते हैं। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र जो है वो लोगों का ही शासन होता है, राजा का नहीं बल्कि लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, कई बार अगर ये प्रश्न आपका उसमें आ जाएगा कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब ये है कि इसमें डायरेक्टली तो लोग निर्णय नहीं लेते और ना ही कानून बना सकते हैं। भाई आम जनता जो है सीधे निर्णय नहीं ले सकती और ना ही सीधे कानून बना सकती है। लेकिन एक तरह से आप किसी व्यक्ति को छांट करके चुन रहे हो कि ये व्यक्ति हमारे लिए जो नियम बनाएगा वो सही बनाएगा, या ये जो निर्णय लेगा वो हमारी जनता के भलाई के लिए लेगा, तो ये अच्छा आदमी है, इसको नेता बना दो। तो मेन डिसीजन जनता का ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ। अब इनडायरेक्टली हो गया। अब आपने सेकेंडरी बंदा चुन लिया, वहां पे डिसीजन अब वो लेगा आपका, लेकिन आपके लिए लेगा वो डिसीजन, है ना। इसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेता है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे।
तो सभी वयस्क नागरिक जो होते हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, उन सभी को क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है, जैसे भारत में है ना। लेकिन पहले क्या था आपका, कि पहले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार हुआ करता था 1947 से पहले, मतलब आजादी से पहले। तो केवल महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता था, पुरुष वोट दे सकते थे। तो वो लोकतंत्र नहीं था आपका। लोकतंत्र उसको पूरी तरह से नहीं कह सकते। पूरी तरह से तभी कहेंगे जब हर प्रकार के व्यक्ति को, जो वयस्क है, उनको आप वोट देने का अधिकार देंगे, ठीक है। बाकी अभी अधिकार जो वोट का है, ये तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी डिटेल में सारी चीजें आगे आने वाली हैं आपकी। आगे बढ़ते हैं। विकासशील और विकसित देश में क्या अंतर होता है? विकासशील और विकसित देश में जो होता है वो बजट को लेके होता है। मतलब आपके देश की इनकम कितनी है, आपके देश की जो जनता है उसको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। जब ये सुविधाएं पूरी परिपक्व हो जाती, और ये अलग अलग देश का अलग अलग पैमाना माना जाएगा, क्योंकि हर देश के लोगों की जरूरत अलग अलग है। अमेरिका के लोगों की जरूरत अलग है। हो सकता है अमेरिका के लोगों का जो बजट है, कि 25,000 रुपए महीने के, अगर हर व्यक्ति के हिसाब से इतना बजट आपके देश का है कि हर व्यक्ति को 25,000 रुपए महीने के पैसे मिल सकते हैं, तो वो विकसित देश है। अब यही 25,000 इंडिया में आप लाओगे तो हो सकता है इंडिया में ऊपर चला जाए। हो सकता है एक व्यक्ति का खर्चा कम में ही चल जाए, कि अगर 15,000 रुपए महीने का एक व्यक्ति का बजट आपके देश के पास है, तो आप विकसित है। तो इस प्रकार से जनता कितनी है आपके पास में, सोर्सेज कितने हैं आपके पास में, और आपके पास में पैसा कितना है, या सारी जो चीजें हैं प्रॉपर्टी आपके देश की वो कितनी है, उसको मिलाकर ये बात जो है तय होती है कि अभी आप विकसित हो चुके हैं या अभी नहीं हुए हैं। तो अभी विकास, जो अगर विकसित नहीं हुए, आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर आप विकासशील के अंदर आ जाते हैं। और अगर आपके पास उतने सोर्सेज, उतने अमीर है आपका देश, तो फिर आप विकसित कहलाते हैं, ठीक है। देखो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था आपका। जैसे कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, कि आपका जो है वोट देने का अधिकार सभी को है, लोकतांत्रिक सरकार है, ऐसा पहले से नहीं था। इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव देने के लिए अनुमति नहीं देती थी, चुनाव में भाग नहीं दिया जाता। मतलब लोकतंत्र मानते थे वो अपने देश को, कि लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन महिलाओं को जो है उसमें, और गरीबों को, जो गरीब हैं और जो महिलाएं हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। जो अमीर लोग थे केवल वही नेता चुन सकते थे, वो ये वोट देते थे। ये जो पढ़े लिखे होते थे वो वोट दे सकते थे, और अनपढ़ व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे। देखो वही बात है, जो और जिनके पास में संपत्ति थी, उन लोगों को, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो नेता चुनेंगे वो आगे विकसित होगा, क्योंकि ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आम जनता में भी तो गांव में यही कर देते हैं हम, कि जैसे कोई पढ़ा लिखा, एक दो आदमी पढ़े लिखे हैं ना गांव के, तो उनसे क्या है, भाई ये पढ़ा लिखा आदमी है, भाई तू ही बता दे यार, तू ही बता क्या करना चाहिए अब हमें, गाँव में फसल है या जो भी चीजें हैं। तो उससे क्या कहते हैं, ये पढ़ा लिखा आदमी, भाई इसी से पूछ लो, ये सही बात बता देगा। भले ही वो सही बताए या ना बताए, लेकिन लोगों को लगता है कि ये पढ़ा लिखा है तो ये अच्छे निर्णय लेगा, और कुछ हद तक ले लेगा, लेकिन उसके साथ में अनुभव भी तो होना चाहिए। अब कोई लड़का शहर में पढ़ाई लिखाई करके गांव में जा रहा है, और उस गांव के लिए उसको निर्णय लेना है, जबकि उसको गांव का एक्सपोजर ही कुछ नहीं है, उसको नहीं पता खेती कैसे होती है, कितनी बारिश की जरूरत है, किस समय पे कौन सी फसल उगानी है। तो उससे अगर निर्णय लिवाओगे तो पट हो जाएगा गांव, है ना। तो गांव का निर्णय तो भैया जो वहां के अनुभव ले रहा है, जो इस समय उस माहौल में रह रहा है, तो उस वही निर्णय लेगा तो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए तो प्रधान जो चुना जाता है, वो गांव के अंदर से ही उसी गांव का आदमी प्रधान चुना जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार शहर से भेजती है, कि दिल्ली से एक आदमी को नियुक्त करके भेजेगी उस वाले गांव में जाके तू रह, ऐसा थोड़ी करती है। वहीं का प्रधान चुना जाता है, क्योंकि प्रधान को अपने गांव की पूरी समस्याओं का पता होना चाहिए। हमारे गांव में कौन सी चीज कहाँ है, क्या चल रहा है, वो सारा पता होना चाहिए। तभी तो उस समस्याओं को ले करके आप बड़े जिला स्तर पे या कहीं राज्य स्तर पे जाके आप मांग कर सकते हो कि हमारे गांव में इस चीज की जरूरत है। अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे, है ना। तो फिलहाल हमारी बात ये चल रही थी कि वोट देने का जो अधिकार था वो केवल अमीर लोगों को और पढ़े लिखे लोगों का था। इसका मतलब था कि औरतों और गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते हैं जो गिने चुने पुरुष ले रहे हैं आपके। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, और उन्होंने जोर शोर से इसकी मांग उठाई कि सभी व्यक्तियों को, और महिलाओं को भी, मतलब जो भी वयस्क व्यक्ति है, वो पुरुष हो या महिला हो, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और गांधी जी ने ये भी बात बोली थी 1931 में, यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने ये बात लिखी थी, जो कि सीटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रश्न, कि ये कथन किसने कहा है और कहाँ कहा है। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट वोट दे सकता है, और लेकिन जिसके पास
लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये जो कथन है आपका, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार सीटेट में आ चुका है कि ये कथन किसने कहा है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि गांधी जी ने ये कथन कहा है, तो कौन सी पत्रिका में कहा है, तो यंग इंडिया। यंग इंडिया मतलब जवान इंडिया, जो नया इंडिया है ना, और 1931 में कहा है। तो ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, ये वाली लाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार में कहीं भी, संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ साझा नहीं की है। जब राजतंत्र होता है तब भी वो मर्जी से थोड़ा लोगों को जो है खाना पीना या चीजें देती है, लोगों को मांग करनी पड़ती है। कई बार तो धरने प्रदर्शन, कई बार लड़ाइयाँ, कई बार युद्ध, कई बार आंदोलन, कई प्रकार की चीजें करनी पड़ती है। आज की भी बात करोगे, आप खुद ही देख लो, आपको वैकेंसी के लिए कितना लड़ना पड़ रहा है कि भैया हमें नौकरी दे दो। मांग, पहले मांग करते हैं, फिर चरणों में पड़ने के लिए तैयार हैं, याचिकाएं डाल रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, धरना पे बैठना पड़ रहा है। तो ये आंदोलन ही तो है, ये लड़ाइयाँ ही तो है। तो सरकार से मांगनी पड़ रही है, छीननी पड़ रही है ना। सरकार जानबूझ के अपनी इच्छा से कभी भी नहीं देना चाहती कि आम जनता को जो है ऐसे ही दे दो कुछ। ऐसे अपनी इच्छा से कभी नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। और महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से। और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट, सरफेज मूवमेंट, सरफेज मूवमेंट कहा जाता है। सरफेज का मतलब होता है आपका वोट देने का अधिकार। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ पे हुआ था? यूरोप और अमेरिका में हुआ था आपका, ठीक है। देखिए, युद्ध के दौरान बहुत सी पुरुष लड़ाई में थे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान से देखो। लड़ाई, जब विश्व युद्ध चल रहा था, आपका विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो व्यक्ति थे, पुरुष पुरुष तो जंग में चले गए आपके। इसलिए क्या करना पड़ा, जो काम थे आपके वो महिलाओं को सौंपने पड़े। ऐसे काम जो पुरुष करते थे, चाहे वो मजदूरी का काम हो, चाहे वो वजन उठाने का काम हो, या जो बिजनेस के काम थे, या कंपनियों में जो सामान बनाने के काम थे, वो किससे करवाने पड़े? महिलाओं से करवाने पड़े, जब वो पुरुष लोग जो है वो युद्ध में चले गए। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया, तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में गलत धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, या महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती। तो अब उनकी महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। अब उनको ये पता चला कि हाँ, महिलाएं भी जो है इस काबिल हैं कि वो हमारे साझा साथ काम कर सकें। पहले तो ये मान रहे थे ना कि बाहर के काम पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाओं के पास उतना क्षमता नहीं है कि वो इन कामों में सहभागिता निभा सके। जब उन्हें मजबूरी में सहभागिता निभाई, तो उन्होंने कर दिखाया महिलाओं ने कि भाई हम भी आपके इस पार्टिसिपेंट की तरह ही काम कर सकते हैं। तो अब उनके दिमाग में ये आया कि भाई जब वो इस योग्य हैं कि महिलाएं भी काम कर सकती हैं, तो महिलाएं निर्णय भी ले सकती हैं। और फिर जो है उनको वोट देने का भी अधिकार दिया गया। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया कि हम कितनी स्ट्रोंग है, मतलब अपने आप को दर्शाने के लिए। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर भी बैठी, ये दर्शाने के लिए कि महिलाएं भी ताकतवर हैं, या आपके निर्णय ले सकती हैं, या बाहर का काम भी कर सकती हैं, या पुरुषों के बराबर जो है किसी भी काम में उनको भी अधिकार मिलना चाहिए उस चीज का। तो इस चीज के लिए बड़े आंदोलन करने पड़े, ठीक है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला आपका 1920 में, और इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला 1928 में, ठीक है, कुछ साल बाद 1928 में। अब देखो, यहाँ तक की बातें तो आपको समझ में आ गई है क्लियरली। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, कि सिर्फ हमें ये समझना था। जैसे अगर मैं इसका रिवीजन करवाऊं हल्का सा, सरकार क्या है आपकी? सरकार लोकतंत्र और राजतंत्र दो प्रकार से चलती है। लोकतंत्र मेन इंपॉर्टेंट है आपका, जिससे प्रश्न बनेंगे, या जो हमारा वर्तमान में है। तो वो लोकतंत्र आपका है जिसमें लीडर को चुना जाता है, प्रतिनिधि को चुना जाता है, तो इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं कई बार। इसीलिए क्योंकि इसमें लोग, जनता किसी नेता को चुनती है, और नेता उनके लिए फिर निर्णय लेता है। कानून भी सेम चीज है। सरकार कानून बनाती है और उस कानून को लागू करती है, और उस कानून को मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है जनता को कि आपको मानना ही पड़ेगा अब कानून, ठीक है। उसके अलावा स्तर से प्रश्न बनता है आपका, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, और आपका राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं।
बाकी यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, आई थिंक आपको पढ़ने में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे तो मैं बोल के बताऊंगा, आप हाँ ना में जवाब दे देना। जैसे कि भारत सरकार का रूस के साथ अगर मैत्री संबंध बनाना है, भारत को, रूस दूसरा देश है, तो रूस के साथ में कोई मैत्री संबंध यानी कि कोई भी आपको जो है रिलेशन बनाना है, तो ये कौन से स्तर का निर्णय होगा? ये स्थानीय स्तर का निर्णय होगा, राज्य सरकार का राज्य स्तर का निर्णय होगा, या फिर आपका जो है ये राष्ट्रीय स्तर का होगा? तो अब मुझे बताओ कौन से स्तर का होगा ये? भारत अगर रूस के साथ में कोई संबंध बना रहा है, तो ये किस स्तर का है? बताओ, लिख के बता दो, या 1 2 3 में जवाब दे सकते हो आप। 1 2 3। पहला स्थानीय, दूसरा राज्य, तीसरा राष्ट्रीय। स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय। तो कौन से स्तर का है? पहले स्तर का, दूसरे स्तर का, या थर्ड स्तर का? तो ये आप मुझे कमेंट करके 1 2 3 में भी इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, देखो, तो अब बात करें, ये तो हो गया आपका, अगर भारत सरकार रूस के साथ में कोई भी बना रही है तो ये राष्ट्रीय स्तर का होगा, क्योंकि यहाँ पे बात इंटरनेशनल होगी अब, है ना? उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड का परीक्षा लाने का निर्णय जो है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल सरकार जो है, उसने ये निर्णय लिया कि हम 8वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा लेंगे, हाई स्कूल में नहीं बल्कि 8वीं क्लास में। तो ये कौन से स्तर का निर्णय होगा? स्थानीय, राज्य, या राष्ट्रीय? बताओ। इन्हीं सवालों से आपके सवाल बनेंगे, प्रश्न आपके एग्जाम में, तो आपको ये पता होने चाहिए। मतलब यहीं पे आपको डिसीजन लेना है अभी, हैंड टू हैंड। बताओ। और भाई जितने लोग भी लाइव आ रहे हैं, टाइम टेबल नोट कर लो, 7 बजे डेली क्लास होगी, ये 7 PM पे आपको लाइव आना है डेली। सीडीपी की 9 बजे है, लेकिन एसएसटी वालों को 7 बजे आना है। तो ये पश्चिम बंगाल क्या है? एक राज्य है, इसलिए ये राज्य स्तर का निर्णय हो जाएगा आपका, है ना? कौन सा हो जाएगा? राज्य स्तर का। अब ये डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल लाइन सेवाएं, रेल सेवाएं शुरू करनी है, तो ये किस स्तर का निर्णय होगा? बताओ। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं आपको यहाँ पर लागू करनी है, तो बताओ कहाँ का होगा? चलो कमेंट में लिखो। 1 2 3 में भी आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ जी। देखो, तो ये अगर हम बात करें डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी, तो ये कन्याकुमारी है आपकी कहाँ? तमिलनाडु में। और डिब्रूगढ़ है आपका असम में। तो ये दो राज्यों के बीच का मामला है, लेकिन अकेले राज्य का मामला नहीं है। जब दो राज्यों के बीच में कोई भी आपका संबंध बनाया जाएगा, रेलवे लाइन का जो आपका काम है वो आपका केंद्र सरकार से ही होगा, ये राष्ट्रीय स्तर का काम हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि राज्य नहीं बना रहा आपका, फिर राज्य अपने शहर से दूसरे शहर, नहीं, अपने राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कोई रेलवे लाइन बिछाएगा, तो ये आपका राज्य डिसीजन लेगा, केंद्र लेगा। गांव में एक सार्वजनिक कुआं खुदवाना है आपको, एक कुआं बनवाना है गांव में, जिससे सार्वजनिक मतलब सभी लोग उससे पानी भर सके। तो ये निर्णय कौन लेगी? आपकी स्थानीय सरकार लेगी, राज्य सरकार, या राष्ट्रीय सरकार? बताओ इसका कौन सा आंसर राइट होगा? इस वाले का, चौथे का। चलो बताओ फटाफट से। जी, विलेज वाले का हो जाएगा आपका स्थानीय, है ना? अब आया आपका पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय लेना है, तो इसका राज्य, इसका कौन लेगी? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, या राष्ट्रीय सरकार? बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ जी। देखो, पटना की अगर हम बात करें, तो पटना क्या है? एक शहर है। पटना शहर है, ना कि राज्य है। पटना राज्य नहीं है, राज्य है बिहार। तो यहाँ पे पटना में एक पार्क बनाना है, तो ये शहर में आएगा, यानी कि आपका स्थानीय सरकार में आएगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार में पार्क बनवा रहे, इन्होंने कहा पटना में बनवा रहे। तो इसलिए यहाँ पर जो आएगा आपका स्थानीय आएगा। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, हरियाणा सरकार सारे किसानों को बिजली मुफ्त देना चाहती है, तो ये आपका बताओ, स्थानीय, राज्य, या राष्ट्रीय? कौन से स्तर की बात होगी ये? चलो बताओ फटाफट से। अच्छा, वीडियो को लाइक भी करते रहो भाई, 400 लाइक होने वाले हैं हमारे, 4 5 लाइक बच रहे हैं। जरा एक बार कमेंट को नीचे करके सब लोग वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। देखो, तो हरियाणा सरकार का ये निर्णय है, तो ये आपका राज्य है, हरियाणा राज्य है, इसलिए राज्य स्तर का हो जाएगा। 1,000 रुपए के नोट शुरू करने का निर्णय कौन लेगा? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, या राष्ट्रीय? बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? हाँ जी, फटाफट से लिखो।
₹1000 के नोट शुरू करने हैं तो नोट के बारे में जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है राष्ट्रीय सरकार के द्वारा। ठीक है, बस आपका ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर में जो भी चीज़ें आएंगी वो नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। 7 बजे का टाइम है, नोट कर लो सबके सब। 7 PM डेली लाइव आना है आपको, अगर तैयारी भयंकर करनी है। अभी शुरुआत की है, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, अभी तो लेवल बढ़ता जाएगा आपका, सारी चीज़ें आपको एकदम समझ में आएंगी। आज की क्लास से आपके 2-3 प्रश्न तो यहीं से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। बाकी 9 बजे आपकी क्लास होगी CDP की, तो 9 बजे लाइव आ जाना सब लोग। अब किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बताओ। बाकी वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है सबने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये वीडियो देख लो जाके सब लोग, सीटेट की तैयारी कैसे करें। इसमें आपको स्ट्रेटजी पता चल जाएगी, ये लिख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लो सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो ये वीडियो सामने आ जाएगी आपकी, ये देख लो जाके, इसमें सारी प्लानिंग आपको बताइए कैसे तैयारी होगी। जी, इंग्लिश में नोट्स है ना? इंग्लिश में नहीं है नोट्स, आपके हिंदी में ही अवेलेबल है। इंग्लिश में जब होंगे तो मैं बता दूंगा आपको, अभी इंग्लिश में नहीं है नोट्स, आपके हिंदी में है अभी। आपकी वजह से मेरा सीटेट निकल गया। क्या नाम है आपका? रूपांशा। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम्म। न्यू स्टूडेंट हूँ, बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन मतलब, अभी से न्यू स्टूडेंट हो तो अभी तो आपके पास टाइम है पढ़ने का अच्छा खासा, तो आप धीरे धीरे सीखोगे, अभी से टेंशन लेके क्या फ़ायदा होगा, है ना। जी, एचटेट के लिए भी है SST, हाँ SST एचटेट वाले भी पढ़ सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया SST की क्लास लेने के लिए, थैंक यू। सर मेरा ज्योग्राफी है बीएड में, तो ये क्लास मेरे लिए है क्या सर? हाँ जी, आपका बीएड में भले ही ज्योग्राफी है, सीटेट में आपकी तीनों चीज़ें आएंगी, ज्योग्राफी भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, सिविक्स भी आएगा। सीटेट में तीनों चीज़ें पढ़नी है आपको। सुपर टेट की भी क्लास कराई कराई जाए। चलो देखते हैं सुपर टेट का, यार सुपर टेट का भी डगमगा रहा है मामला, इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रहा क्या चले। पर देखते हैं अभी क्या डिसीजन आता है, 2-4 दिन के अंदर अंदर सोचेंगे क्या करना है आगे। चलो ठीक है, ये क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, 9 बजे मिलते हैं, सब लोग 9 बजे आ जाना, बाकी वीडियो को शेयर कर दो जहाँ पे भी आप करते हो।